अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी तरह से ध्वनि का परावर्तन होता है। जिस तरह से लाइट किसी सतह से टकराकर लौट जाती है उसी तरह से ध्वनि भी किसी सतह से टकराकर लौट सकती है। तो ध्वनि का किसी सतह से टकराना और टकराकर वापस लौट जाने की क्रिया ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तो आज यहीं से हम अपने बात की शुरुआत करेंगे और फिर इको की बात करेंगे। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही हो। तो आज के सेशन का आगाज करेंगे हम लोग। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? हमारे साथ हैं मोहम्मद मुजम्मिल, आराध्या शुक्ला, गोविंद कुमार और भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जिनका क्लास छूट गया है वो मतलब उसको बैकलॉग को पूरा करें धीरे धीरे, है ना। चलिए, तो सोनी है हमारे साथ, हिना मलिक हैं, स्वाति भरत जोग पीते हमारे साथ हैं, हिना मलिक हैं। चलिए, शुक्रिया गोविंद साहब आपका। तो जैसे मान लिया कि प्रकाश जो था वो किसी सतह से टकराकर ऐसे लौट जा रहा था, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराना और टकराकर वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहला रही थी। तो ध्वनि का किसी सतह से टकराना, जैसे मान लिया कि ये कार्डबोर्ड है और यहां पर एक घड़ी रखी हुई है और घड़ी आवाज निकाल रही है टिक 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 टिक। क्या आवाज निकाल रही है? टिक टिक। तो ये घड़ी आवाज निकाल रही है टिक 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 टिक। तो ये ध्वनि यहां से जाएगी और ये कार्डबोर्ड से टकराएगी। कार्डबोर्ड है हमारे पास और टकराकर ऐसे वापस लौट जाएगी, है ना। तो ये हो गया इंसिडेंट वेव, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव, है ना। आपतित तरंग, परावर्तित तरंग, और ये हो गया आपका नॉर्मल, है ना। तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। तो जितने लॉ थे सारे के सारे जो प्रकाश के परावर्तन के लिए वैलिड थे वो ध्वनि के परावर्तन के लिए भी वैलिड होंगे। तो ध्वनि के परावर्तन की बात करेंगे तो ध्वनि के परावर्तन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। तो ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। और ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन जैसा ही होता है और सभी नियम जो उसमें लागू हो रहे थे यहां पे भी लागू होंगे। वहां था आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यहां पे होगा आपतित ध्वनि तरंगे, अभिलंब और परावर्तित ध्वनि तरंगे एक ही तल में होते हैं। और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर के बराबर। तो वही लिखा है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आप कुछ पढ़ना ही नहीं यहाँ पे, फिर सिंपल याद रखना है कि भाई ध्वनि का किसी सतह से टकराकर लौट जाने की जो घटना है, ध्वनि का किसी सतह से टकराकर लौट जाने की जो घटना है वो कहलाएगी ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, तो ये इंसिडेंट साउंड वेव है, मतलब आपतित ध्वनि तरंग, यहां से साउंड जा रही है तो ये हो जाएगी आपतित ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग ये हो जाएगी परावर्तित ध्वनि तरंग, ये टकराई यहां से, परावर्तित ध्वनि तरंग। ये हो गया परावर्तक सतह, कोई भी हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है, ये कोई परावर्तक सतह है, दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आई, ये हमारा हो जाएगा आर। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो चलिए, ये बात हो गई। अब क्वेश्चन होता है कि भाई ध्वनि के परावर्तन पर कौन कौन से यंत्र काम करते हैं। तो जैसे हो गया हमारा जो भी वाद्य यंत्र है, जैसे शहनाई, शहनाई जो है, उसके बाद आपका जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर, आपका जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर जिससे आपका हृदय का धड़कन सुनते हैं, उसमें क्या होती है, ये पाइप होती है जिसमें ध्वनि ऐसे परावर्तित होते हुए कानों तक पहुंचती है, डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो शहनाई हो गया, उसके बाद लाउड स्पीकर हो गया, उसके बाद जो स्टेथोस्कोप है, ये सब ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल या कंसर्ट जो भी मतलब कोई हॉल है बड़ा सा जिसमें कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, उसकी दीवार को, उसकी छत को कैसे कर्व्ड बनाया जाता है? क्यों? इसकी सीलिंग को कर्व्ड बनाया जाता है, छत को वक्राकार बनाया जाता है। क्यों? ताकि ध्वनि परावर्तित होकर सभी दिशाओं में सभी ऑडियंस को बराबर बराबर सुनाई दे। स्टेज के पीछे जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो स्टेज के पीछे एक साउंड बोर्ड लगा देते हैं, एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं ताकि ध्वनि परावर्तित होकर ऑडियंस को मिले, है ना। तो ये सब ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन बातों को जरा देख लीजिएगा। उसके बाद होती है एक चीज, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ध्वनि निर्बंध। ये क्या होता है? आपने पढ़ा है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना है। यहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उल्टा करके चले आते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंध क्या था? दृष्टि निर्बंध था आपका 1/16 ऑफ अ सेकेंड, है ना। यानी हमारी आंखें, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं अपनी आंखों के सामने, अगर ये कोई वस्तु है तो इसका इमेज हमारी आंखों के रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। अगर वस्तु को हम अपनी निगाहों के सामने से हटा भी लें तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर, आंखों के रेटिना पर कितना सेकंड बना रहेगा? 1/16 ऑफ अ सेकंड तक बना रहेगा। इसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंध। यानी किसी वस्तु को हम अपनी आंखों के सामने से हटा भी ले तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर
1/16 ऑफ अ सेकेंड तक बना रहेगा। सिलेबस अपडेट करवा दे, कौन सा सिलेबस? जो पढ़ा रहे हैं वही सिलेबस है, ठीक है। तो जो किसी वस्तु को अगर हम निगाहों के सामने से हटा भी ले तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक बना रहेगा। इसको बोलते हैं क्या? परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंध। उसी तरह से परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितनी होती है ये याद रखना, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। कितनी होती है? 1/10 ऑफ अ सेकेंड, यानी आप बोल सकते हैं कितना? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि हमारे कान दो ध्वनियों को स्पष्ट और अलग अलग तभी सुन सकती है जब दो ध्वनियों के बीच का अंतराल कितना हो? 1/10 ऑफ अ सेकेंड का हो, यानी 0.1 सेकेंड का हो। जैसे एक ध्वनि आपने सुनी और फिर दूसरी ध्वनि आई आपके कान के पास और वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड से पहले आ गई, तो हमारा कान उन दो ध्वनियों को अलग अलग नहीं पहचान पाएगा, नहीं सुन पाएगा। आप दो ध्वनियों को अलग अलग सुनना है और स्पष्ट सुनना है तो दो साउंड के बीच का गैप कितना होना चाहिए था? 0.1 सेकंड का होना चाहिए था। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं कि हमारे कान दो ध्वनियों को अलग अलग और स्पष्ट तभी सुन सकती है जब दो ध्वनियों के बीच का अंतराल कितना हो? 1/10 ऑफ अ सेकंड का हो या 0.1 सेकंड का हो। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो दोनों पूछा जाता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना है? 1/16 ऑफ अ सेकंड। और परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना है? 1/10 ऑफ अ सेकंड। अब आ जाइए इको। इको क्या होता है? इको को हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। इको क्या होता है कि ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि दोबारा सुनाई देना, सेम ध्वनि आपको दोबारा सुनाई देना, यह कहलाता है इको कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग वादियों में जाकर चिल्लाते हैं ऐसे अपनी प्रेमिका का नाम या प्रेमी का नाम। जैसे मूवी में अक्सर बहुत ही कॉमन नाम होता है सपना, तो ऐसे चिल्लाते हैं सपना, तो उधर से आवाज आता है सपना 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 सपना, मजा आ जाता है सुनकर। तो इसी को इको कहते हैं। तो देखा होगा बहुत सारे इको स्पॉट होते हैं जहां लोग जाकर चिल्लाते हैं। उसके बाद कोई खाली कुआं है उसमें आप जाकर ऐसे चिल्लाइएगा हेलो, तो वो बोलेगा हेलो हेलो हेलो। कोई बड़ा सा रूम है उसमें भी अगर आप बोलते हैं तो आपको अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि का दोहराया जाना ये इको कहलाता है। हाँ किरण, ठीक है, बात आ रही है समझ में? चलिए बहुत बढ़िया इम्तियाज साहब। तो इको क्या होता है? इको का मतलब होता है कि ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि का दोहराया जाना, ये इको कहलाता है। इस तरह से इको स्पॉट्स होते हैं जहां पे लोग जाते हैं। जैसे आप कुएं में ऐसे चिल्लाएंगे ना तो ध्वनि ऐसे वापस आकर आपको अपनी ही ध्वनि दोबारा क्या होगी? सुनाई देगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इको कहते हैं। क्या कहते हैं? इको। तो इको के बारे में हमने क्या लिखा है कि द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाई द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज नोन एज इको। है ना, जब ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ध्वनि दोहराई जाती है तो इसे गूंज या प्रतिध्वनि कहते हैं। गूंज या प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे आप देखिए ये कोई दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है। दीवार बना देते हैं पहले। तो ये कोई दीवार है, ये दीवार की ईंटें हैं, ठीक है। तो ये दीवार है और यहां पे कोई बच्चा जो है वो खड़ा है और ये बोल रहा है हेलो। ये इसने क्या बोला? हेलो। तो इसे पहले अपनी ओरिजिनल साउंड सुनाई देगी। इसने क्या बोला है? हेलो बोला है। तो पहले ये ओरिजिनल साउंड इसको सुनाई देगी। ये ओरिजिनल साउंड सुनाई देगी हेलो, है ना। तो पहले इसकी ओरिजिनल साउंड इसको सुनाई देगी, जो इसने बोला है खुद भी सुनेगा तो ये ओरिजिनल साउंड सुनाई देगी। ये ध्वनि जो तरंग है वो यहां से ऐसे ट्रेवल करेगी और आगे दीवार है तो दीवार से टकराकर वापस फिर यही ध्वनि दोबारा सुनाई देगी। तो ये जो ध्वनि अब सुनेगा ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड साउंड होगा। रिफ्लेक्टेड साउंड, परावर्तित ध्वनि। क्या सुनाई देगी इसे? परावर्तित ध्वनि। ये जो ध्वनि परावर्तित होकर आ रही है ना, फिर दोबारा इसे सुनाई देगी। तो ये थी वास्तविक ध्वनि, ये थी वास्तविक ध्वनि जो उसने प्रोड्यूस करी, वो सुनेगा और फिर ये दीवार से जो टकरा कर आएगी फिर दोबारा सुनेगा। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि का दोबारा सुनाई देना ये कहलाता है आपकी प्रतिध्वनि। क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स? प्रतिध्वनि कहलाती है। अगर क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े रूम में आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है, छोटे रूम में आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, इसको जरा हम निकालना चाहते हैं, है ना। तो देखो, मान लिया कि भाई ये जो बच्चा है और ये जो दीवार है, इसके बीच की जो दूरी है माय डियर फ्रेंड्स वो कितनी है? डी है। वो दूरी कितनी है? डी है। और ध्वनि कितनी दूरी तय करेगा? इस बच्चे ने ध्वनि निकाली तो ध्वनि कितनी दूरी तय करेगा? डी प्लस डी, 2D। यहां से यहां की दूरी हमने डी मान ली। तो हमें यह निकालना है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे कमरों में आपको इको सुनाई नहीं देता, बड़े कमरों में इको सुनाई देता है, या बड़े बड़े कंसर्ट हॉल वगैरह हैं, है ना, तो उसमें आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है, छोटे कमरों में नहीं। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आप देखते हैं कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो भाई कितनी दूरी तय की होगी साउंड वेव ने? साउंड वेव ने कितनी दूरी तय करी? डी प्लस डी, डी प्लस डी अपॉन टी, यानी 2D अपॉन टी। तो यहां से 2D कितना हो गया? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो D कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम बटा 2। वेलोसिटी इंटू टाइम बटा 2। आया समझ में कुछ?
हम निकालना चाहते हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी चाहिए, है ना। वो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे 17 मीटर, लेकिन इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। साउंड वेव ने कितनी दूरी तय करी, डी गया डी वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, तो वेलोसिटी हो गई 2d अपॉन टी। तो 2d कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टी। 2d हो गया वेलोसिटी इंटू टी, तो d कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टी अपॉन 2। अब देखिए साउंड की वेलोसिटी नॉर्मल टेंपरेचर और प्रेशर पे कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकंड। और अस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए, दो ध्वनियों को अलग अलग सुनने के लिए इन दोनों ध्वनियों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड या 1/10 ऑफ अ सेकंड। तो कितना टाइम, कितने टाइम के बाद आएगा तो ये आपको स्पष्ट सुनाई देगा, मिनिमम कितना, इतना। इससे पहले अगर दो ध्वनि आपस में आ जाएगी आपके कानों तक तो वो अलग अलग आप नहीं सुन पाते। तो टाइम कितना होना चाहिए, 1/10 लिखिए या 0.1 लिख दीजिए, एक ही बात है। बटा हो गया हमारा 2, तो इस पॉइंट से एक 0 कट गया, 1/10 करते तो डायरेक्ट कट जाता, तो हो गया आपका 17। तो भाई 17 मीटर होना चाहिए न्यूनतम दूरी। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं ना, और हमारे सामने की जो दीवार है ना, हमारे सामने की जो दीवार है वो हमसे 17 मीटर की दूरी पे है, तब ध्वनि सुनाई देगा। 17 मीटर से कम है अगर, तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो 17 मीटर है या 17 मीटर से ज्यादा दूर है तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी, अदरवाइज नहीं सुनाई देगी, है ना। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप कहिएगा भाई 17 मीटर। कितना होना चाहिए, 17 मीटर। तो अगर क्वेश्चन है कि टू हियर अ डिस्टेंस इको ईच टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1/10 ऑफ अ सेकेंड, इतना होना चाहिए। मतलब 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। अगर आप इको सुनना चाहते हैं तो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का गैप कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि भाई प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच का दूरी कितना होना चाहिए। ये परावर्तक सतह है, जैसे दीवार है, और ये कोई बच्चा है, तो ये अपनी प्रतिध्वनि कब सुनेगा, जब इसके और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी, 17 मीटर होगी। कितनी होगी, 17 मीटर होगी, ठीक है। तो इस तरह से सवाल हो सकते हैं। और क्वेश्चन बताऊं, जैसे देखो एक पर्सन है जो पहाड़ के सामने खड़ा है, पहाड़ के सामने खड़ा है और एक गन फायर करता है। बेवकूफ आदमी है क्या, वादी में जाकर गन फायर कर रहा है, किसी का नाम लेके चिल्लाना चाहिए, तो ये गन फायर कर रहा है, नहायत ही बेवकूफ आदमी है। और गन फायर करता है और उसे गन फायर की आवाज पहले सुनाई देगी और फिर उसका इको उसको सुनाई देगा, है ना। तो बोल रहा है कि भाई अगर वह इको जो है कितने सेकंड के बाद सुनता है, 1.5 सेकंड के बाद सुनता है इको, और साउंड की ध्वनि जो है वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड है, तो ये दूरी कितनी दूरी पे खड़ा है। तो जब भी इको का क्वेश्चन हो तो आप यही वाला लगाएंगे। मान लिया कि दूरी है कितना, डी, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो साउंड वेव ने कितनी दूरी तय करी होगी, 2d बटा टी। तो यहां से 2d हमारा हो गया वेलोसिटी इंटू टी, तो यहां से d हमारा हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टी अपॉन 2। अब सब कुछ दिया हुआ है, देखो साउंड की वेलोसिटी दे रखी है 340, कितने समय के बाद इको सुनाई दिया, 1.5 बटा 2, है ना। तो इस पॉइंट से ये 0 खत्म हो गया और ये 17 बार में आ जाएगा। 17 गुना 15 हमारा लग रहा है कि कितना आएगा, देखिए तो बार बार देखिए रिया कुमारी, क्लास समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिजिक्स है, इसे बार बार आपको देखना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा। एक ही पॉइंट को बार बार देखिए। कितना मीटर आ रहा है, 288, 17 गुना 15 कितना हो रहा है, 255 शायद होना चाहिए। 88 कैसे होगा, इससे गुना करेंगे तो 8 कैसे आएगा, 255 लग रहा है मुझे, वैसे आप लोग देख लीजिएगा जो भी आ रहा हो। तो जब भी इको का क्वेश्चन होना तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, d इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, याद कर लीजिएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम बटा 2। कैसे आया, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो बोलता है कि एक आदमी जो है वो किसी वादी में जाकर गन फायर कर रहा है, उसे गन फायर करने के बाद इको 1.5 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है। अगर ध्वनि का चाल जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है, तो वो आदमी पहाड़ी से कितनी दूरी पे खड़ा है, ये वाला डी। तो ये डी निकालने के लिए हमारे पास यही एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इंटू टाइम बटा 2, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और बना लो, इसको बनाओ। एक आदमी ने गन फायर किया, सब क्रिमिनल माइंडेड ही है। एक आदमी ने गन फायर किया और 2 सेकंड के बाद उसको उसका इको सुनाई दिया, 330 मीटर पर सेकंड है ध्वनि की चाल। तो बताइए कि वह कितनी दूरी पे खड़ा है, जल्दी बताइए। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम बटा 2। वेलोसिटी कितना है, 330 है, कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, बटा 2, तो ये तो खत्म ही हो गया, 330 हो गया। आसान सा सवाल है। तो जब भी इको का सवाल दिखे ना, आप आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ये फॉर्मूला कैसे आया आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए जी, एक होता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन को हिंदी में कहते हैं अनुरणन। रिवर्बरेशन क्या होता है कि किसी बड़े से हॉल में आप हो, है ना, किसी बड़े से हॉल में आप हो और यहां पे आप कुछ बोल रहे हो, तो आपकी ध्वनि जो है वो कभी सीलिंग से टकराएगी, है ना, कभी इन दीवारों से टकराएगी, है ना, कभी ऐसे टकराएगी, और इतनी बार ध्वनि का परावर्तन होगा कि आपको ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। तो किसी बड़े हॉल में अगर आप कुछ बोलते हैं
तो ध्वनि तरंगों के कई बार परावर्तन होने के कारण कभी सीलिंग से, कभी छत से, कभी फर्श से ऐसे टकराती है ध्वनि। और ध्वनि के मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखा सुनाई नहीं पड़ेगा, इको की वजह से, कि वो आदमी बोल क्या रहा है। इसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन कहते हैं कि किसी बड़े हॉल में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बद्ध हो जाता है और ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती। इसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन कहते हैं। इस रिवर्बरेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे सिनेमा हॉल है या कोई कंसर्ट हॉल है, तो उसमें हम क्या करते हैं? मोटे मोटे पर्दे लगा देते हैं फोल्ड करके, ताकि ध्वनि को अवशोषित कर सके। दीवारों का प्लास्टर थोड़ा रफ रखते हैं ताकि वो ध्वनि को अवशोषित कर सके, है ना। कार्डबोर्ड वगैरह लगा देते हैं या थर्मोकोल चिपका देते हैं दीवारों में ताकि ध्वनि को ये अवशोषित कर सके। हॉल के जो कुर्सियां होगी उसमें मोटे मोटे गद्दे लगाए जाते हैं ताकि वो ध्वनि को अवशोषित कर सके, है ना। और छत पे ओपन विंडो डाल देते हैं ताकि वो ध्वनि को परावर्तन से बचाया जा सके। तो इसको कम करने के उपाय क्या क्या हैं? कि सभा भवन की छतों को, दीवारों को, सीटों को पर मोटे मोटे गद्दे दिए जाते हैं, दीवारों पर फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं, खुरदुरे प्लास्टर, या फिर पर्दे लगा दीजिए फोल्ड कर करके, है ना। फर्श पर मोटे मोटे कारपेट बिछा दीजिए, है कि नहीं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं। तो किसी बड़े हॉल में आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी ध्वनि छत से टकरा के आएगी, दीवारों से टकरा के आएगी, फर्श से परावर्तित होकर के आएगी, और आपको अपनी ही ध्वनि खुद अच्छी सुनाई नहीं देगी, श्रोता को भी आपकी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन कहते हैं, है ना। रिवर्बरेशन को कम करने के उपाय निम्नलिखित में से क्या क्या है? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारा हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये इंग्लिश में है ना, और यहां पर हिंदी में भी हमने लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए आप बोल रहे हैं तो ये ध्वनि टकरा टकरा कर फर्श से टकरा रही है, सीलिंग से टकरा रही है, दीवारों से टकरा रही है, ठीक है जी। 2 क्लास नहीं ले पाए, कोई बात नहीं है। तो बस रिवर्बरेशन के बारे में इतनी बातें याद रख लीजिएगा। अब आते हैं रेंज ऑफ हियरिंग पे। रेंज ऑफ हियरिंग सबको पता होगा कि हमारा जो कान है वो कितनी ध्वनियों का स्पष्ट सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं? 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं ना। तो हमारी जो ध्वनि है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनियों को ही सुन सकता है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है तो, है ना। तो जो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच ध्वनि आपको सुन पाते हैं, इसको कहा जाता है सोनिक साउंड, या इसी को बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड, श्रव्य ध्वनि, जिसे आप सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि, ठीक है। तो हमारा कान किन ध्वनियों को स्पष्ट सुन सकता है? अगर ध्वनि की जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, तभी सुन सकता है, और इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ हियरिंग, श्रव्यता का परिसर। और इस ध्वनि को हम कहते हैं सोनिक साउंड और ऑडिबल साउंड। अगर ध्वनि की आवृत्ति, साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो इस साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड। इसी को अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनि। ये सुनाई देगा आपको? नहीं सुनाई देगा, तो ये इनऑडिबल होगा, इनऑडिबल होगा, इसे आप सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो अल्ट्रासाउंड आप करवाने जाते हैं तो क्या वो सुनाई देता है आपको? नहीं देता है ना। लेकिन उस अल्ट्रासाउंड की बदौलत आपके इंटरनल ऑर्गन का हम क्या करते हैं? डायग्राम स्क्रीन पे देख पाते हैं। तो अगर ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो उसे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे, जो इनऑडिबल होगा। और अगर कम है 20 से तो ये कहलाएगा इंफ्रासाउंड, इंफ्रा साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक ध्वनि। तो ये कहलाएगा कि भाई अल्ट्रासाउंड या प्राश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि। तो ये भी इनऑडिबल होता है, इनऑडिबल होता है, नहीं सुन सकते। बस सुन सकते हैं कहां से कहां तक? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच है वही ध्वनि आपके कानों को सुनाई देती है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है नहीं सुन पाएंगे, 20 हर्ट्ज से कम है नहीं सुन पाएंगे। अगर ध्वनि की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच है तो इसे सुन सकते हैं। इन ध्वनियों को कहते हैं सोनिक साउंड या ऑडिबल साउंड या श्रव्य ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड, प्राश्रव्य ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड, अश्रव्य ध्वनि, ठीक है, अश्रव्य ध्वनि। कोई दिक्कत? हाँ मुकेश, क्या हेल्प चाहिए? कोई शक है यहां तक? अब देखिए, ये जो अल्ट्रासाउंड है उसकी एप्लीकेशंस आपको मैं बताना चाहता हूं। इस अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन कहां कहां किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन आप जानते हैं सबसे पहले कि भाई हम कोई मेटल ब्लॉक है उसमें दरार ढूंढना है तो दरार का पता लगाने के लिए करते हैं। उसके बाद समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए करते हैं। उसके बाद अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए, पानी के अंदर कोई वस्तु है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए करते हैं। जैसे दुश्मन का पनडुब्बी, जहाज का मलबा, जैसे टाइटैनिक डूब गई है तो जहाज का मलबा, मछलियों का झुंड पता करना है। तो जितने भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट हैं उसको लोकेट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए,
दुश्मन के पनडुब्बी का पता लगाने के लिए, पानी के अंदर कोई वस्तु है उसका लोकेशन पता करने के लिए, जहाज का मलबा, मछलियों का झुंड, और सोनार में इसका इस्तेमाल करते हैं। सोनार में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहां कहां इसका यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है ना, कि प्रश्रव्य ध्वनि के उपयोग। सबसे पहले टू डिटेक्ट क्रैक इन मेटल, धातु के ब्लॉक में, बड़े बड़े ब्लॉक हैं मेटल ब्लॉक, धातु के ब्लॉक में दरार, एग्जैक्ट कहां पे दरार है, दरार का पता लगाने में। जैसे मान लिया कि ये कोई मेटल ब्लॉक है, बड़ा सा धातु है, और यहां पर कोई क्रैक आ गया है, तो हम क्या करेंगे, ये अल्ट्रासाउंड भेजेंगे, ये अल्ट्रासाउंड यहां से टकरा कर आएगा, है ना। तो हमें टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद ये अल्ट्रासाउंड टकरा कर वापस आया है। तो ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। कैसे डिस्टेंस पता चल जाएगा, कि भाई धातु में ध्वनि की चाल आपको पता है, आपका यहां से d निकाल लेंगे v × t/2 लगाकर, तो वेलोसिटी पता है, उसके बाद कितने टाइम के बाद ये आया है लौट कर, ये पता है, तो ये d पता चल जाएगा कि कहां पर दरार है ना। तो टू डिटेक्ट क्रैक इन मेटल ब्लॉक, मेटल ब्लॉक बड़े बड़े धातु के ब्लॉक हैं, उसमें दरार का पता लगाने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं इसको आप छोड़ दीजिए। दूसरा है समुद्र की गहराई मापने के लिए, टू मेजर डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। तीसरा, टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, जल के अंदर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए, स्थिति का पता लगाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एनिमी सबमरीन, दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाना है, जहाज का मलबा, है ना, सोल ऑफ फिश, मछली का झुंड का पता लगाना है, जहाज का मलबा का पता लगाना है, तो कोई भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। चौथा सोनार में, इट इज यूज्ड इन सोनार में, तो सोनार में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल देखो हम लोग कहां कहां कर रहे हैं। सबसे पहले मेटल ब्लॉक में क्रैक का पता लगाना है, दूसरा समुद्र की गहराई का पता लगाना है, तीसरा अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसको लोकेट करना है, जैसे कि दुश्मन की पनडुब्बी, कैसे पता लगा लेंगे अभी बताता हूं, मछलियों का झुंड, जहाज का मलबा, कहीं कोई जहाज डूब गया उसका मलबा हमें पता करना है ना, तो हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। चौथा कि भाई सोनार में भी हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सोनार क्या होता है, एक डिवाइस होता है। मान लिया कि ये सोनार है, ध्यान से सुनिएगा, ये मान लिया कि सोनार है, तो सोनार एक डिवाइस होती है जिसमें एक होता है आपका ट्रांसमीटर, ये क्या है, ये ट्रांसमीटर होता है, और एक होता है आपका रिसीवर। तो ये है आपका ट्रांसमीटर और ये आपका है क्या, रिसीवर, ये होता है आपका रिसीवर, ग्राही जिसको बोल सकते हैं। ट्रांसमीटर जो है वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर जो है वो अल्ट्रासाउंड भेजेगा, ये अल्ट्रासाउंड किसी सरफेस से टकरा कर वापस लौटेगा, और ये रिसीवर क्या करेगा, इस अल्ट्रासाउंड को रिसीव करेगा, रिसीव करेगा, और ये टाइम भी बतला देगा कि भाई कितने टाइम के बाद ये अल्ट्रासाउंड वापस आया है टकरा कर। तो सिंपल याद रख लीजिएगा कि सोनार में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सोनार में हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड का, और सोनार का इस्तेमाल हम दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए करेंगे, है ना। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए हम सोनार से ही समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं, है ना। दुश्मन की पनडुब्बी है, इसी से इसका पता लगाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो अगर हम बात करें कि ये मान लिया कि कोई जहाज है, पानी का जहाज, उसके बॉटम से हमने सोनार को अटैच कर दिया, ये क्या है, सोनार है। सोनार का ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, और ये मान लिया कि पानी है, तो ये पानी है, और ये समुद्र जो है इतना गहरा है जी, ये सब पानी भरा हुआ है समुद्र में।
ये समुद्र में पानी भरा हुआ है, ये समुद्र तल है, और मान लिया कि समुद्र की जो गहराई है वो है डी, समुद्र की गहराई जो है वो डी है, और हमें इस समुद्र की गहराई मापनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो शिप है उसके बॉटम में हम सुनार लगा देंगे। अब सुनार क्या करेगा कि साउंड वेव भेजेगा। सुनार का जो ट्रांसमीटर है वो अल्ट्रासाउंड भेजता है, और ये अल्ट्रासाउंड जो है वो सी बेड से टकराकर, समुद्र तल से टकराकर वापस लौटेगा, और रिसीवर क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा, है ना। तो रिसीवर रिसीव करेगा और ये टाइम भी बतला देगा कि कितने समय के बाद क्या है, ये इको आया है। तो यहां से देख लीजिए कि मान लिया हमें समुद्र की गहराई मापनी है, तो मान लिया कि समुद्र की गहराई डी है, तो यहां से फिर से फार्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बटा टाइम। तो इस साउंड वेव ने कितनी वेलोसिटी तय करी होगी, कितने डिस्टेंस तय करी होगी, डी और डी 2d। तो यहां से हमारा हो गया डिस्टेंस कितना तय हुआ, d प्लस डी अपॉन टी। तो यहां से वेलोसिटी हमारा हो गया 2d बटा टी, तो यहां से 2d हमारा हो गया वेलोसिटी इनटू टी। तो यहां से हमारा d हो जाएगा क्या, यहां से हो जाएगा d वेलोसिटी इनटू टी अपॉन 2। तो आप जानते हैं कि पानी में कितनी होती है साउंड की वेव, सॉरी साउंड की वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये तो पता ही है कितने समय के बाद ये आया है इको, ये आपको ये रिसीवर बता देगा, है ना। तो वेलोसिटी और ये 2 लगाइए तो ये डेप्थ पता चल जाएगी आपको। क्या पता चल जाएगी, डेप्थ पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनाइए उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाइए, ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, द इको रिसीवर ऑफ अ सोनार अटैच्ड टू अ शिप रिसीव्स द इको फ्रॉम द बॉटम ऑफ 4 सेकंड। ये सोनार है ना, सोनार के ट्रांसमीटर ने इको भेजा, और सॉरी अल्ट्रासाउंड भेजा, ये अल्ट्रासाउंड का इको 5 सेकंड के बाद सुनाई दिया, है ना। कितना बोल रहा था, 5 था, कहां था, सॉरी 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया। ध्वनि की चाल अगर 1500 मीटर पर सेकंड है तो समुद्र की गहराई कितनी होगी, समुद्र की गहराई कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि भाई समुद्र की जो गहराई है वो डी है, डेप्थ जो है वो डी है। तो वेलोसिटी आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो साउंड वेव ने कितना तय किया होगा, तो 2d बटा टी हो गया, डी डी 2d। तो यहां से 2d हमारा हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहां से d हमारा हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम बटा 2। तो वेलोसिटी है 1500, टाइम था 4 और बटा 2, तो 2 दूनी 4, तो 3000 हो गया हमारा, 3000 मीटर हो गया गहराई। आसान सवाल है कि नहीं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हम करते हैं किडनी स्टोन को ब्रेक करने में, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन का इमेज लेने में, है ना। इंटरनल, और आपका लीवर कैसा है, किडनी कैसा है, गर्भाशय में पल रहा जो बच्चा है उसका किस हाल में है वो, ये सारी जानकारी हम अल्ट्रासाउंड से ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अगर होंगे तो आपसे बन जाएंगे। जब भी इको का क्वेश्चन हो तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई शक है, और इस क्वेश्चन में किसी को शक है बता दो, एकदम आसान है कि नहीं है। उसी तरह से जैसे दुश्मन की पनडुब्बी है, मान लिया ये पानी के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी है, तो ये हमारी पनडुब्बी है, तो यहां से हम अल्ट्रासाउंड भेजेंगे। मान लिया ये दुश्मन की पनडुब्बी है, ये अल्ट्रासाउंड टकरा कर ऐसे वापस आएगी, ये टाइम हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद, ये हमारा रिसीवर टाइम बता देगा। और ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये दूरी पता चल जाएगी कि हमसे कितनी दूरी पर दुश्मन की पनडुब्बी है, दुश्मन की पनडुब्बी है। सेम यही वाला तकनीक हम अप्लाई करेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ लीजिएगा कि कहां पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, घबराइएगा मत। ठीक है, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम तो वो पूछ लें भाई। तो पानी में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकंड होती है, और ये हमारा ये वाला जो मशीन है वो दे देगा टाइम के कितने सेकंड के बाद ये टकरा के वापस आया है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम और बटा 2 यहां कर देंगे, है ना। तो 1500 मीटर पर सेकंड कितने टाइम के बाद ये इको आया है वो मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करो, ये डिस्टेंस मिल जाएगा कितनी दूरी पर दुश्मन का जहाज है। ठीक है जी, चलो अब एक चीज और याद कर लीजिएगा, इको लोकेशन। इको लोकेशन क्या होता है कि कुछ जंतु होते हैं, जैसे कि आपका बैट हो गया, जैसे कि आपका डॉल्फिन हो गया, है ना, चमगादड़, डॉल्फिन, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा चमगादड़ को, ये अंधेरी रात में उड़ते हैं, तो किसी दीवार से किसी पेड़ से टकराते क्यों नहीं है, और वो शिकार कैसे कर लेते हैं। तो ये जो एक फिनोमेना है जिसका नाम है इको लोकेशन, इको भेज करके उसका लोकेशन पता कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं अपने दुश्मन को, अपने प्रे को, दीवार को। जैसे ये सपोज करो कि ये मान लिया चमगादड़ है, चमगादड़ ने अल्ट्रासाउंड भेजा, ये अल्ट्रासाउंड यहां से टकरा कर वापस आया, इसको पता चल जाएगा भाई कि यहां पे कोई शिकार है, यहां पे आके झपट लेगा। या फिर मान लिया कि यहां पर कोई दीवार है, तो ये ढेर सारा इको टकरा कर वापस जाएगा ना, तो इसको लगेगा यहां कोई दीवार है, तो यहां से ऐसे साइड हो लेगा। तो इको के द्वारा, मतलब अल्ट्रासाउंड के इको के द्वारा कुछ एनिमल्स अपना लोकेशन, मतलब अपने दुश्मन का लोकेशन, शिकार का लोकेशन, या किसी ऑब्स्टिकल कोई अवरोध है उसका लोकेशन पता कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इको लोकेशन। तो इको लोकेशन एक तकनीक है जिसका उपयोग चमगादड़, डॉल्फिन और अन्य जंतु करते हैं। वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को भेजते हैं और वो परावर्तित होकर आती है, तो उससे क्या करते हैं, निर्धारित कर लेते हैं कि भाई हमसे कितनी दूरी पर हमारा शिकार है, या हमसे कितनी दूरी पर हमारा जो है वो अवरोध है, मुड़ना है। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन है, द बैट्स कैन फ्लाई इन डार्कनेस ऑफ नाइट विदाउट कोलाइडिंग विद द अदर ऑब्जेक्ट बाय एमिटिंग स्पेशल साउंड्स while flying. Which characteristics of sound is used by the bats to navigate?
चमगादड़ रात के अंधेरे में अन्य वस्तुओं से टकराए बिना उड़ते समय विशेष आवाज निकालते हैं, विशेष ध्वनि निकालकर उड़ते हैं। चमगादड़ द्वारा नेविगेट करने के लिए ध्वनि के किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड, नन ऑफ दिस। कमेंट तो आ ही रहा है सबका। उल्लू में रॉड्स ज्यादा होते हैं। प्रतिमा, आंखों की रेटिना पर दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। रॉड्स जो हैं वो दिन में कम लाइट में देखने के लिए सक्षम बनाते हैं, और जो कोन्स हैं वो ब्राइट लाइट और रंगों को दिखाते हैं। तो जो रात्रिचर पक्षी होते हैं उनमें रॉड्स ज्यादा होते हैं कोन की अपेक्षा, सो उसे रात में देखने में थोड़ा सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड। अब देखिए एक होता है मैक संख्या। मैक संख्या क्या होती है? मैक नंबर। मैक नंबर क्या होती है? मैक संख्या से क्वेश्चन रहता है। मैक नंबर क्या होता है? हमें यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड की स्पीड से कितना ज्यादा गुना स्पीड से चल रहा है। तो किसी वस्तु, किसी चीज की ध्वनि बटा साउंड की ध्वनि, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये होता है मैक संख्या। तो मैक संख्या हमें यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से कितना तेज चल रहा है ना? जैसे अगर मैक नंबर 1 है, मैक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या होगा बताइए? मैक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या होगा? यह है किसी वस्तु का वेग और यह है ध्वनि का वेग। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑब्जेक्ट की स्पीड बटा ध्वनि की चाल। ठीक है, तो ध्वनि की चाल और किसी वस्तु की चाल का जो अनुपात है ना, वो कहलाता है आपका मैक संख्या। मैक संख्या कहलाती है। अब ये कब होगा? मैक संख्या 1 है, इसका मतलब है कि साउंड की वेलोसिटी बराबर है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। अच्छा, मैक संख्या 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? कौन ज्यादा तेजी से चल रहा है? मैक संख्या अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब कि भाई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है साउंड की वेलोसिटी से। ये रेशियो 1 से ज्यादा कब आएगा? जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसकी वेलोसिटी से। और मैक संख्या लेस देन 1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी से कम है ना? साउंड की वेलोसिटी से कम है। तो मैक संख्या हमें यह बताती है कि कोई वस्तु जो है वो साउंड के वेलोसिटी से के हिसाब से कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैक संख्या 1 है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी बराबर है, वो वस्तु साउंड की वेलोसिटी से जा रहा है। अगर ये मैक संख्या 2 है, मतलब मैक संख्या 2 है कहने का मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है साउंड की दोगुनी वेलोसिटी से जा रहा है। मैक संख्या 3 है, मतलब 3 गुनी वेलोसिटी से जा रहा है। साउंड की वेलोसिटी कितनी है? 340, तो 340 गुना 2 कर दो। मैक संख्या 3 है, ये 3 कब आएगा? जब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 गुना हो साउंड की वेलोसिटी से। तो मैक संख्या हमें यह बताती है कि कोई वस्तु साउंड की स्पीड के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से जा रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो क्या है? वो 1 है, साउंड की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, तो मैक संख्या 1 आएगी। 1 से ज्यादा है मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है साउंड की वेलोसिटी से। जैसे मान लिया 2 है, मतलब 2 गुनी वेलोसिटी से जा रहा है। 3 है, मतलब 3 गुनी ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है। मैक संख्या 4 है, मतलब 4 गुनी ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है वो। और 1 से कम है, मतलब साउंड की वेलोसिटी से कम है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 1 से ज्यादा है, तो वो कहलाता है सुपरसोनिक साउंड। क्या कहलाता है? सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है, जैसे जेट विमान। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का 5 से ज्यादा है तो वो कहलाता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक 1 से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, मतलब साउंड से ज्यादा स्पीड से चलता है, तो क्या होती है कि ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, और भयंकर ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसको बोलते हैं शॉक वेव। क्या बोलते हैं? शॉक वेव। जिसकी वजह से दरवाजे खिड़कियां आपकी टूटने लगेंगी, दरवाजों में खिड़कियों में कंपन आएगी, दरवाजे खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। इसको बोलते हैं सोनिक बूम। क्या कहते हैं? सोनिक बूम। अगर कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक स्पीड से चल रहा है तो शॉक वेव्स जनरेट होती हैं, प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से दरवाजे खिड़कियों के शीशे आपके टूट जाएंगे, और इस घटना को सोनिक बूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनिक बूम कहा जाता है। तो देखिए, सोनिक बूम एनसीईआरटी में क्या लिखता है कि जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे प्राध्वनिक चाल से चलता हुआ, मतलब सुपरसोनिक वेव से चलता हुआ माना जाता है। जैसे गोलियां हो गई, जेट वायुयान हो गए, है ना, ये सब प्राध्वनिक चाल से चलते हैं, मतलब सुपरसोनिक चाल से चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है और इनमें काफी ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से दरवाजे खिड़कियों के जो शीशे हैं वो कांपने लगेंगे। इसको बोला जाता है सोनिक बूम, ध्वनि बूम। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसको याद कर लेना है। ठीक है जी। तो मैक नंबर में बस इतना लिख लीजिएगा। मैक नंबर क्या होता है? किसी वस्तु की चाल बता ध्वनि की चाल, बस इतना लिख लेना, ये मैक संख्या होती है। किसी वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। तो वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या
कहते हैं। ठीक है जी, तो रहने देते हैं आज यहीं तक, बायो की क्लास में मिलते हैं। तो हमारा ध्वनि खत्म हो गया, अब हम हीट शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सर्दी का मौसम है, थोड़ा हीट पढ़ लेते हैं, है ना। ध्वनि पढ़ लिया है, हीट पढ़ेंगे, और हीट खत्म करने के बाद थोड़ा मिसलेनियस हम सरफेस टेंशन वगैरह देख लेंगे, है ना, कैपिलरिटी देख लेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो रहने देते हैं यहीं तक। बायो की क्लास में 5 मिनट का गैप के बाद हाजिर होता है। ठीक है।